हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम ला रहे हैं यहाँ पर भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 45 और 46। देखिए यहाँ पर आज हम दो चैप्टर कवर करेंगे। दोनों ही चैप्टर बढ़िया छोटे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वित्त आयोग क्यों बनाया गया है, क्या उद्देश्य है, आप ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। यानी प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिफाइन करते आ रहा हूँ कि वित्त आयोग बनाने का रीज़न यही है कि हमारी जो वित्तीय क्रियाकलाप होती हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र के मध्य और राज्यों के मध्य जो करों का बंटवारा होता है, विभिन्न आगमों का बंटवारा होता है, उन सब की अनुशंसाएं करने के लिए यहाँ पर वित्त आयोग का गठन किया गया है। किस प्रकार से नीतियों का क्रियान्वयन करवाने के लिए, नीतियों के लिए कितना फंडिंग चाहिए, उन सब की अनुशंसाएं कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग यही बताता है कि भाई इस राज्य में ये काम करें, इसके लिए आपको इतना फंड देना होगा, इतना यहाँ पे आप इसे दे दीजिए राज्य को, तो राज्य में ये विकास कार्य यहाँ संपन्न हो जाए। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो जो है अनुशंसात्मक होती है, कहने का मतलब अनुशंसाएं करता है ये। वैसे तो ये अर्ध न्यायिक विभाग है, लेकिन फिर भी इसकी प्रकृति जो है एक अनुशंसात्मक प्रकृति मानी गई है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके संविधान का, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 280 है, इसके अंतर्गत ये अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और इसका गठन कौन करेगा? इसका गठन जो है राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष या फिर जब आवश्यकता उसे महसूस करे तो उस अनुसार ये कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 281 जो है ये वित्त आयोग की अनुशंसाएं हैं, यानी जो जो इसकी अनुशंसाएं करेगा, अपनी अपनी जो रिपोर्ट में बताएगा कि भाई हमें ये करना चाहिए, इसके लिए ऐसा होना चाहिए इस योजना के लिए, वो अनुशंसाएं अनुच्छेद 281 के तहत करेगा। ठीक है, संरचना देख लेते हैं। संरचना में यानी कि इसमें कितने लोग होते हैं वित्त आयोग में? देखिए वित्त आयोग में यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, यानी राष्ट्रपति जो आदेश देते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है इनका कार्यकाल तय होता है। देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है, इनकी पुनर्नियुक्ति की वजह हो सकती है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार अपने पद पर रहने के बाद ये दोबारा उस पद पर नहीं रह सकते हैं, यानी इन्हें जरूरत पड़ने पर बार बार अपने पद पर नियुक्त भी किया जा सकता है। मान लीजिए इनके 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, अब 5 साल के बाद फिर से लगता है भाई कोई नया व्यक्ति हमारे सामने, नया चेहरा ऐसा नहीं है जो इतना ज़्यादा काबिल हो इस पद के लिए, तो फिर से इन्हीं में से नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पुनर्नियुक्ति की भी व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संविधान की बात करें तो संविधान ने ये कहा है, संविधान ने संसद को ये अधिकार दिया है यहाँ पर कि संसद जो है, जो ये सदस्य हैं, इनकी योग्यता और चयन की विधि का निर्धारण करने का संसद को अधिकार है। संसद अपने हिसाब से क्या योग्यता चाहिए, किस तरह से इन्हें हायर किया जाएगा, उसका अधिकार किसी संसद को है। ठीक है, अब देखिए अभी वर्तमान में जो प्रणाली है जिसके तहत आपके वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष वगैरह जो जाते हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर इस पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति हो, ठीक है, उसे यहाँ पर वित्त आयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, यानी सेकंड है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो जिसे जो है भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, यानी कि यहाँ पर जो आपके लेखा और वित्त मामले वाले क्षेत्र है उसका अच्छा खासा ज्ञान ज्ञाता हो, तो वो यहाँ पर वित्त आयोग में रखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासनिक कार्यों और वित्तीय मामलों इनका मतलब अच्छा ज्ञाता हो, वित्तीय मामलों से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल जो होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उन मामलों का यहाँ पर अच्छे से जानकार हो, तो वो भी व्यक्ति शामिल किया जा सकता है। या फिर अर्थशास्त्री हो, यानी अर्थशास्त्र का अच्छा खासा ज्ञाता हो, इकोनॉमी का अच्छा खासा जानकार हो, उसे भी यहाँ रखा जा सकता है। तो ये 4 तरह के व्यक्तियों को यहाँ पे रखने की यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए ये सब तय कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इनकी योग्यता तय करने का जो पैमाना है वो संसद के हाथ में है। संसद जो चाहेगी वही होगा। मान ली संसद को लगता है भाई इनमें से ये कोई व्यक्ति जो है इस काबिल नहीं हो सकता, कोई टेक्निकल बंदा आज के हिसाब से लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, जिसे टेक्निकल ज्ञान हो और टेक्निकोलॉजी के साथ साथ अपना जो है अपना ज्ञान रखता हो, उसे भी यहाँ पर रखा जा सकता है। तो ये सब शक्ति जो है संसद के हाथ में, लेकिन अमूमन अभी जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के तहत इस तरह के लोग ही यहाँ पर इसमें रखे जाते हैं, सदस्य और अध्यक्ष के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसके कार्य क्या है, कार्य हम देख लेते हैं। यानी वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को कुछ सिफारिशें करता है। देखिए ये याद रखना, सिफारिशें करता है। ठीक है, वैसे अर्ध न्यायिक निकाय से बोला गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है जब जो इसकी अनुशंसाएं होंगी, सिफारिशी प्रकृति की अनुशंसाएं होंगी, फिर अर्ध न्यायिक कहाँ रहा? अर्ध न्यायिक का मतलब ये हुआ कि भाई हमारे हाथ में न्याय के अधिकार हैं, हम अपने अकॉर्डिंग पैसा का आवंटन करना है, सेवाओं को यानी कि जो फंड है उसका आवंटन करना है अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके हाथ में ऐसा कोई अधिकार नहीं है, फिर अर्ध न्यायिक बोलना भी फिर बेकार होगा। लेकिन वो अलग बात है, संवैधानिक प्रावधान है तो हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये संघ और राज्यों के बीच जो करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, यानी जो कर होते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ा भी था, यानी हम जब चैप्टर 14 हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे हमने बताए थे कि कौन से कर ऐसे हैं जिनका
जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों के द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं, या फिर या फिर केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र के द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं, राज्यों के साथ उनका बंटवारा होता है। तो हमने चैप्टर 14 में, लक्ष्मी क्रांति चैप्टर 14 में वो पूरा जो है विस्तृत रूप में पढ़ाया है आपको। चाहें तो आप उसे देख सकते हैं पुनः, ठीक है। तो वहाँ बताया था कौन कौन से कर जो है, कौन कौन का बंटवारा होता है, कौन कौन से कर ऐसे आते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर हमने जीएसटी भी बताया था, जीएसटी की एक झलक दिखाई दी वहाँ पर। आज भी यहाँ पर तो जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भारत की संचित निधि है, आपने देखिए 3 तरह की निधियां पढ़ी थी, अनुच्छेद 266, 267। देखिए 66-67 के तहत यहाँ पर आपकी संचित निधि और लोक लेखा निधि जो है ये किस में रखी गई है, लोक लेखा ये रखी गई है अनुच्छेद 266 में, ठीक है। वहीं आकस्मिक निधि जो है आपकी, ठीक है, वो अनुच्छेद 267 में रखी गई है। ये बात आपने पढ़ी थी और मैंने पढ़ाई भी थी आपको, ठीक है। तो ये निधियां हैं। तो यहाँ पर ये भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत इसके तहत आते हैं। इसके लिए वो है अनुशंसा कर सकता है राष्ट्रपति से, भाई किस राज्य को कितनी वित्तीय सहायता देनी है, किस राज्य में कितनी जरूरत है, ठीक है। तो ये अनुशंसा कर सकता है इसकी, ठीक है। बाध्यकारी नहीं है इसकी अनुशंसा है कि भाई मानेगा ही मानेगा। इसके अलावा आपने, जब मैंने आपको 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ाया था, आपको याद होगा, ठीक है। यानी कि जब हम नगर पंचायत और आपकी जो है नगर पालिका यानी कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे नगर पालिकाएं और पंचायत, इनके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 73वां 74वां संविधान संशोधन के बारे में बताया था कि भाई इन दोनों को कुछ वित्तीय अधिकार दिए जाएं, वित्तीय शक्तियाँ दी जाएं, और यहाँ पर वित्त आयोग के गठन की बात की गई थी राज्य स्तर पर, ठीक है। तो जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें वगैरह होंगी वो यहीं से निकली हैं। 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग की बात चलाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग भी होगा, एक राज्य वित्त आयोग जो होगा वो राज्य के अधीन होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बताया गया है जो पंचायतें हैं, यानी नगर पालिका हैं, ग्राम पंचायत वगैरह हैं, इनको वित्तीय जो सहायता है वो राज्य ही नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है केंद्र भी प्रोवाइड करवाता है। आपने जो मैंने पढ़ाया था आपको पंचायती राज पढ़ाया था चैप्टर पूरा, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था, बताया था मैंने वहाँ पर जरूरी नहीं है राज्य ही वहाँ पर सहायता दे। कभी कभी आपने देखा था कि केंद्र भी सहायता देता है इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी अगर राज्य स्तर पर अगर बात करें तो राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग की बात 73 और 74 संविधान संशोधन पर निकल के आई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है, लेकिन इसका जिक्र यहाँ पे रखने की औचित्य नहीं था क्योंकि ये राज्य वित्त आयोग है ये, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो राज्य की संचित निधि, ठीक है, के उपाय बताएगा, ना कि केंद्र की संचित निधि के बारे में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का जिक्र कहाँ किया गया था, 73 में 74 में संविधान संशोधन में, जिसमें वहाँ बताया गया था कि राज्य में जो पंचायती राज है, ठीक है, यानी कि जो पंचायती संस्थाएं हैं या फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके प्रशासन के लिए, उनके कार्य जो उनके क्रियान्वयन के लिए वहाँ पर उनके वित्तीय कुछ जो है सहायता प्रदान की जाए, ठीक है। उन्हें कुछ वित्तीय अधिकार दिए जाए ताकि वो अपना प्रशासन है, अपना कार्यवाहियाँ हैं, उसे पूर्ण संचालित कर सकें, ठीक है। वहाँ पर पढ़ाया भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, यानी कि वित्त के मामले में कोई और अन्य विषय हो जो वित्त से जुड़ा हो, उसके मामले में सलाह दे सकता है, अनुशंसा कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात, यहाँ पे देखिए ये चौथा वाला छोड़ देना, यहाँ पर एक बात है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ नोट के रूप में। देखिए 1960 तक आयोग जो था आपका वित्त आयोग, वो असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों की एवज में इसकी एवज में सहायता राशि देने का सुझाव करता था। लेकिन ये प्रावधान जो कि 10 वर्ष के लिए रखा गया था, क्योंकि वहाँ पर जूट का उत्पादन अच्छा खासा होता है। तो जूट के जो उत्पादक थे, जूट के जो उपजाने वाले लोग थे, उनके किसानों की माली हालत सुधारने के लिए उन्हें कुछ राशि मुहैया कराने तौर पर यहाँ पर इसे वो सहायता राशि वित्त आयोग इसकी अनुशंसा करता था, ठीक है। और ये दी भी जाती थी केंद्र के द्वारा इन राज्यों के विशेष प्रावधान के तौर पर। तो देखिए आप लोग सब जानते हैं वित्त आयोग हुआ, ये सब हुआ, ये बना तो सब लोग दिए गए हैं, लेकिन आपने एक और ये भी पढ़ा है कि हर राज्यों को कुछ ना कुछ विशेष सहायता भी प्रदान की गई है, ठीक है। आपने प्रीवियस में चैप्टर ये पढ़ाया गया कि कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं, तो विशेष प्रावधानों में वित्तीय सहायता के प्रावधान भी है वहाँ पर। तो ऐसे में वित्त आयोग का मतलब केवल और केवल ये रह जाता है भाई कि हाँ भाई आपने सलाह दे दी, अच्छी बात है, अब सलाह माने या ना माने वो केंद्र के हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे वित्त आयोग का बस रोल संविधान में ही है, इतना ज़्यादा रियल नहीं है, रियल रोल जो है वो केंद्र का ही है, सशक्त केंद्र है हमारे यहाँ, केंद्र का ही रोल यहाँ पर अहम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आयोग की जो रिपोर्ट है ये किसे सौंपेगा आयोग, वित्त आयोग अपनी वित्तीय खर्चों से रिलेटेड रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति से संसद के दोनों सदनों में रखता है, ठीक है। अब देखिए संसद के सदनों में आप जानते हैं रिपोर्ट, मान लीजिए आप एक सपोज एक एग्जांपल लीजिए, भाई जब वित्तीय खर्चा हो जा रहा है उसके बाद रिपोर्ट रखी जा रही है, तो संसद में रखने से क्या मतलब आ रहा है उसका, आपने खर्चा पहले ही कर लिया, रुपए तो पहले ही निकाल लिया, फंडिंग तो पहले ही होगी उसमें, अब उसमें बाद में संसद में दिखा रहे हैं भाई हमने इतना खर्चा कर लिया। अब सबको हकीकत मालूम होती है, जमीनी स्तर पर क्या हुआ होता है सभी को मालूम है, ठीक है। तो एक तरह से ये पोस्टमार्टम करने जैसा ही रह जाता है।
अभी आप सब जो जितने भी चैप्टर हैं उन सब में यही लाइन पढ़ेंगे कि भाई एक तरह से इनकी जो रिपोर्ट है, इनकी अनुशंसाएं पोस्टमार्टम जैसी रह जाती हैं, यानी बाद में हमने सब काम कर लिया उसके बाद पोस्टमार्टम जैसा रह जाता है, भाई इन्होंने इतना पैसा यहाँ लगवा दिया, इतना यहाँ लगवा दिया, उनका कोई मतलब निकल के नहीं आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी लक्ष्मीकांत ही बोलेगी किताब ये, ठीक है। इस चैप्टर में लाइन नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में आपको सब में यही लाइन पढ़ने को मिलेगी, जहाँ जहाँ पर जो आयोग बनाए गए हैं, जांच आयोग बनाए गए हैं, उन सब का यही लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे हम इसकी जो भूमिका है, सलाहकारी भूमिका के बारे में देखेंगे। देखिए आपने जैसा कि अभी अनुच्छेद 280 में पढ़ा आपने कि ये अर्ध न्यायिक है, यानी कि इसकी जो प्रकृति अर्ध न्यायिक है, यानी इसको कुछ ऐसी पावर दी गई है जिसके जरिए वो अपना न्याय निर्णय ले सकता है, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है सलाहकारी प्रवृत्ति है इसकी, इसमें कोई वो मतलब कह तो दिया गया अर्ध न्याय के, लेकिन अर्ध न्यायिक अपनी ताकतें इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इस वित्त आयोग की सिफारिशें होंगी, इनकी सलाहकारी प्रकृति होगी और इसको मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं होती है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र हमारे यहाँ जो है वो सर्वे सर्वा बना दिया गया, यानी केंद्र जो चाहेगा वही होगा, जिसकी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार वहाँ पर मजबूत तरीके से केंद्र में स्थित होगी वो जैसा करना चाहेगा वैसा करेगा। और आप सब लोग इस चीज़ के एग्जाम्पल समय समय पर देखते आ रहे हो, चाहे वो इमरजेंसी का पीरियड हो, जैसे आपकी 75 की इमरजेंसी हो, या बाद में भी काफ़ी सारे पीरियड रहे हैं जिन पर केंद्र ने अपनी तानाशाही चलाई है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपने देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी भी हैं, अपने नियर बाई अपने माता पिता वगैरह से सुनी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपसे छुपी नहीं हैं। देखिए अगर हकीकत में ये है कि अगर मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि आपकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका को संविधान ने अगर एम्पावर्ड नहीं किया होता, संवैधानिक तरीके से इसे पृथक नहीं किया होता, तो यकीन मानिए आज की डेट में जो आपकी सशक्त केंद्र वाली सरकार है, यानी कोई भी सरकार सही, केंद्र सरकार है, अभी मौजूदा सरकार नहीं, कोई भी सरकार सही, वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंडर में लेने की कोशिश करती, सुप्रीम कोर्ट को भी दबाने की कोशिश करती। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत तक स्वतंत्र रखने में संविधान की प्रमुख भूमिका रही है। बाद बाकी जो निकाय हैं वो स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रखी गई, उनके बारे में इतनी ज़्यादा यहाँ पे विस्तार से नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। जैसे संविधान में इन्होंने यही बात एक तथ्य दे दिया कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी। अब देखिए ये बातें लोग जो है ना अर्थ का अनर्थ वाला, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। ये संविधान के जो डिफरेंट अर्थ लोग निकालते नहीं है, उन्हीं बातों का लोग फ़ायदा उठाते हैं कि इन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि संविधान में तो लिखा ही नहीं है। संविधान अर्धन्यायिक कहने से क्या मतलब है, संविधान में अर्धन्यायिक कह तो दिया है, लेकिन ये तो लिखा ही नहीं है कि हम मानने के लिए बाध्यकारी होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके बचाव के लिए लोग तमाम ही साधन ढूंढ लेते हैं। अब इन्हीं के बारे में एक टिप्पणी और की है, देखिए लिखना नहीं है, बता रहा हूँ कि लिखनी तो केवल आपको ये वाली लाइन थी, ये सब यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे चौथे वित्त आयोग रहे थे ये डॉक्टर पी.वी. राजमान्ना, इन्होंने ये कहा था कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है कि जब तक इसके बाध्यगढ़ का कोई कारण ना हो, यानी कि कोई ऐसा रीजन तो होना चाहिए जिसके जरिए केंद्र सरकार वित्त आयोग की सलाह माने, ठीक है। यानी इन्होंने भी एक तरह से केंद्र सरकार की यहाँ पे हामी भर दी, केंद्र सरकार की हाँ में हाँ कर दी, हाँ केंद्र सरकार ही सही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए वर्तमान में तो आपको पता होगा सन 2014 से पहले हमारे यहाँ योजना आयोग था, पूर्ववर्ती योजना आयोग था, अभी तो नीति आयोग हो गया है। तो जो आपकी योजना आयोग है, नीति आयोग है, अब योजना आयोग और नीति आयोग का रोल इतना ज़्यादा अहम कर दिया गया है कि वहाँ पर वित्त आयोग का रोल जो है वो छोटा लगता है। वित्त आयोग का रोल काफ़ी छोटा लगता है, क्योंकि नीतियों का निर्धारण हो, नीतियों का निर्माता हो, यानी बॉटम से नीचे से कोई नीतियाँ बनानी हो, उनके संदर्भ में किस तरह से क्रियान्वयन होना है, क्या करना है, कैसे फंडिंग करवानी है, ठीक है, किस तरह से उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करवाने। तो जब जो आपका योजना आयोग और नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग को नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, तो ये जब बना दिए गए, ठीक है, ये जब बने, यानी पूर्व पहले का योजना आयोग हो या अभी का नीति आयोग, तो ये जब गठित कर दिए गए तो इनके गठन से क्या हुआ कि वित्त आयोग की शक्तियाँ जो हुई, वित्त आयोग का जो कार्य करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं उस पर रुकावट आई, ठीक है। और उसके उत्तरदायित्व भी जो है उसके उत्तरदायित्व में भी कमी आई, उसकी भूमिका में भी कमी आई, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन कौन से हैं। देखिए आपके वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये लिख लेना आप, ये थे आपके के.सी. नियोगी, ये पूछा जाता है, ठीक है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। इनके रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष 1952-57 रहा है। रिपोर्ट उन्होंने 1952 में सबमिट की है। अभी वर्तमान में कौन है ये भी देख लेते हैं। देखिए अभी जो पहले वाले थे वो वाई.बी. रेड्डी थे। इनकी जो रिपोर्ट है वो 2015, यानी इनका जो नियुक्ति हुई थी 2013 में हुई थी, रिपोर्ट इन्होंने 2014 में सौंपी थी। और इनका जो रिपोर्ट की जो है प्रगति, यानी रिपोर्ट जो इनका क्रियान्वयन हो रहा है, रिपोर्ट का क्रियान्वयन हो रहा है वो 2015 से 20 तक हो रहा है। अब जो 15वें वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं एन.के. सिंह 2017 में, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 से सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट पर क्रियान्वयन 2020 से लेकर 25 तक मध्य होगा, ठीक है। यानी रिपोर्ट पहले आ जाती है, उस पर क्रियान्वयन बाद में होता है, ठीक है। तो ये वित्त आयोग के बारे में था। अब चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब जीएसटी के बारे में देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। देखिए इसके बारे में कहानी एक प्रचलित है, वो कहानी मैं सुना देता हूँ आपको।
वित्त यानी कि जीएसटी लाने का प्रावधान क्या था, रीजन क्या था? क्योंकि आप सभी को पता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से क्या होता है, जो वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य मतलब वस्तुओं का मूल्य स्वतः ही बढ़ जाता है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से ये होता है वस्तुओं का मूल्य स्वतः ही बढ़ जाता है। जीएसटी क्या करता है, जीएसटी जो बाद बाकी फालतू के टैक्स होते हैं उनको स्केप करता है, ठीक है। जो चुनिंदा टैक्स हैं उनका एक जगह संग्रहण करता है, उनका एक जगह संग्रहण करने के बाद उनका बाद में वितरण कर देता है। इससे क्या होता है, टैक्स की प्रणाली आसान बन जाती है। और आसान बनने से ये होता है एक तो टैक्स की चोरी नहीं हो पाती, दूसरी बात ये है टैक्स की जो भरपाई है वो भी सही तरीके से हो जाती है। सही तरीके से भरपाई होने की वजह से राजस्व में वृद्धि होती है और टैक्स की चोरी नहीं होती है। उससे क्या होता है, और लोगों का जो टैक्स है, ये लोगों को टैक्स जो भरना पड़ता है उसमें भी कमी आती है। कैसे आती है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है एक, ठीक है। 5 साल का बच्चा, अमन नाम का एक बच्चा है, 5 साल का, नाम ले रहा हूँ अमन, ठीक है। और अमन का मान लीजिए अगले दिन स्कूल में बर्थडे है। तो भाई अमन ने कह दिया कि भाई अपने पापा से बोल दिया कि हमें कल हमारा बर्थडे है स्कूल में, तो हमारे लिए चॉकलेट ले आना, यानी जो जो मुझे विश करेगा उसे मैं चॉकलेट देता जाऊँगा। अपने क्लास के जितने क्लासमेट हैं उन्हें मैं चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो अमन के पिता क्या करते हैं, अमन के पिता अमन के लिए यहाँ पर चॉकलेट का डिब्बा लेके आए, ठीक है। यानी कि अमन के पिता अमन के लिए एक चॉकलेट का डिब्बा लेके आए। चॉकलेट का डिब्बा लाने के फलस्वरूप क्या हुआ, अगले दिन जैसे ही अमन जो है स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, ठीक है, उसी टाइम पर उसके साथ ही क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है, ठीक है, यानी एक साथ में पढ़ने वाला बच्चा है रमन करके, ठीक है, उसके मोहल्ले में ही रहता है। वो अपनी माँ के साथ यानी अपनी माँ को लेकर अमन के घर पे आ गया और उसने अमन को विश कर दी। तो अमन को जैसी विश की तो अमन ने क्या किया, एक चॉकलेट निकाल के रमन को पकड़ा दी और एक चॉकलेट उसकी माँ को पकड़ा दी। अब जैसे अमन के पिता अमन को छोड़ने के लिए बाइक से अपने जो है स्कूल तक पहुंचे। स्कूल के गेट पे क्या हुआ कि अमन को टेक ऑफ करते समय अमन के पिता ने अमन को हैप्पी बर्थडे बोला, ठीक है। ये बात वहाँ पर गेट कीपर खड़ा था, ठीक है, तो उसने ये बात सुन ली। उसने सुन ली कि भाई आज अमन का बर्थडे है, तो उसने भी अमन को बोल दिया हैप्पी बर्थडे अमन, ठीक है। तो अमन ने क्या किया, अमन ने एक चॉकलेट निकाल के उस गेट कीपर को पकड़ा दी वहाँ। अब जैसे क्लास में पहुँचे तो क्लास में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि अमन ने सारी चॉकलेट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी सारे बच्चों में। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ रह गई, अमन का जो वहाँ पर एक दोस्त था सचिन नाम का व्यक्ति, एक सचिन नाम का एक बच्चा था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो उस दिन आया नहीं था। अब स्कूल का रूल ये है भाई, जो जिस दिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा और उस दिन मान लो किसी का बर्थडे है तो उसे वो कोई गिफ्ट या ट्रीट वगैरह नहीं दिया जाएगा बाद में, ठीक है, ये स्कूल का रूल है। अब सचिन जैसा व्यक्ति जो है यहाँ पर रह जाता है। अब यहाँ पे अमन का जो साथ में सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल के हैप्पी बर्थडे बोल के गया, वो तो क्लास में प्रेजेंट था, तो उसे तो पहली बात तो घर पे एक चॉकलेट मिल गई। अब यहाँ पे सबके साथ जब चॉकलेट बटी तो रमन को एक दोहरी चॉकलेट एक और मिल गई, ठीक है। अब चूंकि सचिन तो यहाँ आया नहीं है और स्कूल का रूल ये है कि भाई जो व्यक्ति आया नहीं होगा, स्कूल प्रेजेंट नहीं होगा, उसे कोई चॉकलेट वगैरह नहीं दी जाएगी बर्थडे की, ठीक है। अब ऐसे में फ़ायदा किसे हुआ, ऐसे में फ़ायदा तो हुआ रमन को, फ़ायदा कैसे हुआ, रमन को, ठीक है। अब समझते हैं जीएसटी को। जीएसटी का मतलब क्या है। अब देखिए अमन ने जो यहाँ पर अपने घर पर आंटी को और रमन को जो टैक्स दिया वो क्या था, चॉकलेट पकड़ाई, वो था लोकल टैक्स। वो क्या था, लोकल टैक्स था, ठीक है, यानी वो लोकल टैक्स दिया। अब यहाँ पर जब गेट कीपर को चॉकलेट पकड़ाई है यहाँ पर, इसे ये दिया है एंटी टैक्स दिया है, यहाँ पर एंटी टैक्स दिया है ये वाला, ठीक है। और जब क्लास में उसने सबको जो टैक्स बांटा है, जो भी टैक्स उसने बांटा है वो आप मान सकते हैं उसका कुछ भी टैक्स हो, ठीक है, वो टैक्स वहाँ पे बांटा है। अब चूंकि वहाँ पर रमन को तो ऑलरेडी चॉकलेट मिल चुकी थी, लेकिन रमन वहाँ उस भीड़ का भी हिस्सा था, तो रमन को यहाँ से फिर से जो आपका सेस बोलते हैं, यानी कि फिर से यहाँ पे ऐसे सरचार्ज मिल गया, सरचार्ज मिल गया, ठीक है, यानी रमन का तो फायदा हो गया, रमन को सरचार्ज और मिल गया। इसे लोकल टैक्स तो मिला ही मिला, रमन को सरचार्ज और मिल गया। लेकिन यहाँ पे सचिन जैसे व्यक्ति का घाटा हो रहा है, ठीक है। जीएसटी में यही है, जीएसटी में कुछ भी नहीं है। जीएसटी में यही है कि मान लीजिए जो चीज़ वहाँ पे उपस्थित है उसे तो उसका फायदा हो गया, और मान लीजिए कोई ऐसे रमन जैसे व्यक्ति हैं वो लोकल लेवल पर भी टैक्स खा रहे हैं और यहाँ पे सरचार्ज के रूप में अदर जगह भी टैक्स खा रहे हैं। जीएसटी में क्या था कि भाई अब अमन का एक जो प्रोसीजर है बर्थडे वाला, ये प्रोसीजर है कि भाई अमन, यानी कि अब स्कूल में प्रोसीजर एक तैयार किया गया जीएसटी के तहत, उसमें ये बनाया गया कि भाई अब अगर किसी का बर्थडे होगा तो वो बॉक्स जो है पहले किसके पास पहुँचा दिया जाएगा, प्रिंसिपल रूम में पहुँचा दिया जाएगा, और प्रिंसिपल अपने अकॉर्डिंग जिसे जिसे चॉकलेट देना है वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जीएसटी में यही है, यानी कि आप लोकल लेवल पर, एंट्री लेवल पर ये सब टैक्स आप खुद से नहीं वसूलेंगे, राज्य स्तर पर आप तमाम टैक्स नहीं वसूलेंगे, यानी केंद्र सरकार टैक्सों को इकट्ठा करेगी और अपने हिसाब से इन टैक्सों को विभक्त कर देगी राज्यों के मध्य। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा जो दोहरे टैक्स हैं, मान लीजिए जैसे अमन को यहाँ पे एक चॉकलेट फालतू देनी पड़ेगी रमन को, वो टैक्स बच जाएंगे। अब दोहरे टैक्स से आदमी उससे बच जाएंगे तो लोगों का जो है पैसा यानी कम खर्च होगा। दूसरी बात ये होगी
कि भाई जब अलग अलग टैक्स लिए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में टैक्स लिए जाते हैं, तो उनको मर्ज करने में दिक्कत आती है। मर्ज करने में दिक्कत क्या है कि मान लीजिए जो एंट्री टैक्स है वो अलग ले रहा है डिपार्टमेंट, जो वस्तु निर्माण वाला टैक्स है वो अलग डिपार्टमेंट ले रहा है, कोई जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो टैक्स अलग कोई डिपार्टमेंट ले रहा है, तो इन सबको मर्ज करने में दिक्कत आती है। भाई जीएसटी में क्या होता है, कॉमन होता है, इन सबका एक ही जीएसटी है, ठीक है, तो उससे ये सब दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अब चूंकि जीएसटी के रूप में एक जगह पैसा संग्रह होता है, इसके बाद केंद्र की जिम्मेदारी रह जाती है, केंद्र अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है भाई कहाँ को किसको कितना देना है, और फालतू के जो टैक्स टैब होते हैं, लोकल टैक्स वगैरह हैं, ये सब खत्म कर दिए जाते हैं। इसलिए जीएसटी की महत्ता यहाँ पे बढ़ जाती है। देखिए स्टोरी मैंने इसलिए समझाई क्योंकि ये जो स्टोरी थी मुझे अपने क्लास के स्टूडेंट को बतानी थी, ठीक है। जिस समय जीएसटी आया था तो एक नया था टॉपिक, कॉन्सेप्ट था, तो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की इसके ऊपर, तब वहाँ पे उन्होंने समझाया तो उन्हें बच्चों को जीएसटी समझ में आया था, तो वही स्टोरी मैंने आपके साथ साझा की। हो सकता है आपके नियर बाई कोई ऐसे बच्चे हों जो जीएसटी को लेकर जिद कर जाए 9th या 10th के, अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है उन बच्चों के समझाया जाए, बच्चे कैसे सेटिस्फाइड हों, ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जीएसटी की स्थापना कैसे हुई है वो हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत यहाँ पे देश में नई जीएसटी प्रणाली स्थापित की गई है। इसके लिए जो विधेयक था वो 122वां विधेयक था, ठीक है, यानी विधेयक 122वां था, संशोधन जो था वो 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है, तो आप जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस प्रक्रिया को चलाने के लिए यहाँ पर क्या क्या किया गया संविधान में, इसके जरिए यानी इस संविधान के लिए संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा परिषद के लिए जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 101वें संविधान संशोधन के जरिए ये कहा गया है कि जीएसटी को चलाने के लिए, जीएसटी को नियमित करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल होगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया, इसके बाद संविधान का 279 में एक अनुच्छेद 279 ये करके जोड़ा गया, इसमें जीएसटी का जिक्र किया गया, जीएसटी काउंसिल का जिक्र किया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए वो जोड़ा गया है, ये आप जानते हैं जीएसटी के संदर्भ में है, ठीक है। देखिए वर्तमान में जो जीएसटी का सचिवालय है वो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में इसका सचिवालय स्थित है, और जो केंद्रीय सचिव, राजस्व सचिव होते हैं वो इसके पदेन सचिव होते हैं, यानी केंद्रीय राजस्व सचिव जो होते हैं वो इसके पदेन सचिव होते हैं, यानी राजस्व विभाग, वित्त विभाग, भारत सरकार के सचिव जो है वो इसके पदेन सचिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताइए कि दृष्टि और लक्ष्य क्या है। दृष्टि आप जानते हैं, जो मैंने बताया था वही है दृष्टि, कि यहाँ पर वही लिखा है कि सहकारी संघ की स्थापना करें। सहकारी संघ का मतलब क्या होता है, जो विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न विभागों में पहले अलग अलग टैक्सों का जो होता था, अलग अलग टैक्सों को वसूला जाता था और बाद में उनका मर्ज किया जाता तो दिक्कत आती थी। सहकारी का मतलब क्या होता है, सभी विभागों का टैक्स हम इकट्ठा कर ले रहे हैं सहकारी रूप में, ठीक है, बाद में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो ये सहकारी जो संघ है उसके उच्च मानकों को पालन करता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसी संरचना इसने खड़ी करनी है जिसके जरिए सूचना प्रौद्योगिकी से प्रचालित संरचना हो, जिसके जरिए जो टैक्स वगैरह की प्रणाली है वो आसान बन सके, ठीक है, और लोगों को दिक्कत ना आए टैक्स वगैरह चुकाने में। तो ये सब इसके यानी विजन और मिशन है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपना याद रखना, ये मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस काउंसिल की संरचना किस प्रकार से होगी। जो 279 के तहत जीएसटी काउंसिल की बात की गई, गठन की बात की गई है, तो इसमें कौन कौन होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह, इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी अभी वर्तमान में जो भी वित्त मंत्री हैं उसके अध्यक्ष होंगे। दूसरी बात यह, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे, यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर होंगे। प्रत्येक राज्य के वित्त या फिर करारोपण के या फिर राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, अन्य विभाग के मंत्री वो होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में क्या होगा, यानी एक तो अध्यक्ष हो गया। अब ये जो बाद बाकी कैंडिडेट हैं, यानी कि अध्यक्ष के अलावा जो बाद बाकी कैंडिडेट हैं, ये नामित राज्यों से नामित सदस्य हैं, ये आपस में से किसी एक को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिख लेना कि यहाँ पर काउंसिल के जो बाद बाकी नामित सदस्य हैं ये बाद में अपनी मर्जी से काउंसिल का कोई उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी, जीएसटी काउंसिल की बैठकें होंगी, तो इसमें क्षेत्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन ये भागी बैठक में इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी शामिल तो इसे किया जाएगा बैठकों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछा भी गया है एक एग्जाम में कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कौन शामिल होता है। क्षेत्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ये वहाँ पर इस विभाग का अध्यक्ष शामिल तो होता है, ठीक है, लेकिन वोटिंग नहीं करता है ये, ठीक है। ये शामिल होने का प्रावधान इसका किया गया है यहाँ पर। अब देखिए इनका कामकाज किस प्रकार से होगा। देखिए कामकाज करने की यहाँ पे प्रक्रिया ये बताई गई है कि जो सभी जो निर्णय वगैरह होंगे वो इसकी बैठकों में लिए जाएंगे, ठीक है। और काउंसिल को पूरा करने के लिए इसकी जो गढ़पूर्ति यानी कोरम है वो कुल सदस्यों की आधी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए, तो 100 में से 50 कैंडिडेट हों तभी वहाँ पर कार्यवाही संचालित होगी, ठीक है। आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फॉरम के रूप में अनिवार्य है, ठीक है।
और देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि जो इसमें निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय किस प्रकार से होगा, 3/4 बहुमत के आधार पर। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 में से 75 कैंडिडेट अगर फेवर में होंगे तभी यहाँ पर बहुमत होगा। 100 में से बता रहा हूँ, 50 में से नहीं, 100 में से बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 50 में से तो उस दिन कम हो जाएंगे, ठीक है, 50 में से तो उस दिन कम हो जाएंगे, जो आपके नहीं 50 में से तो मात्र यहाँ पे रह जाएंगे 37 कैंडिडेट रह जाएंगे पर, ठीक है। तो यहाँ पर यानी काउंसिल के प्रत्येक निर्णय की जो बैठक में सदस्यों की भारत मतों की जो 3/4 जो है बहुमत के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर निर्णय है, अब आपको सभी को पता होगा, क्योंकि केंद्र की कैंडिडेट होते हैं वो कम होते हैं, राज्य जो ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो राज्यों के कैंडिडेट ज़्यादा आएंगे, तो ऐसे में मत की वैल्यू डिफरेंस होगी। यानी कि भाई केंद्र का तो यहाँ पे कैंडिडेट कम है, राज्यों के कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि केंद्र सरकार के जो मत होंगे, केंद्र सरकार के कैंडिडेटों के मत होंगे वो कुल मतों का 1/3 होंगे, ठीक है, और राज्यों का जो मत होगा वो 2/3 होगा, ऐसा यहाँ पे मान लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रीजन यही था क्योंकि केंद्र सरकार से इतने ज़्यादा अधिकारी, इतने ज़्यादा पदाधिकारीगण इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है, कम लोग होंगे और राज्यों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होगी। तो अगर ऐसे में वोटिंग होती है, ऐसे में अगर वोटिंग होती है तो केंद्र सरकार तो अपने आप हार जाएगी, तो केंद्र सरकार ना हारे इसलिए यहाँ पे प्रावधान ये कर दिया गया है कि 1/3 मत किसका होगा, 1/3 मत जो होगा, 1/3 जो होगा वो किसका होगा, 1/3 के बराबर मत होगा केंद्र सरकार का, और 2/3 के मतलब मत के अलावा मत बराबर होंगे विभिन्न राज्य सरकारों के, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लेना कि केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा और समस्त राज्य सरकारों का 2/3 के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए काउंसिल के कार्य क्या क्या हैं। अब देखिए वही कार्य हैं केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों के द्वारा आरोपित करों, उपकरों, अधिकरों के विषय में जिन्हें जीएसटी में विलंबित होता है, यानी जो जीएसटी के दायरे में उन सब के बारे में कर वसूली करना, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि उन वस्तुओं और सेवाओं के विषय में जिन पर वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी लगाना है या मुक्त किया जाना है वो भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। इनके तहत जीएसटी के तहत उन्हें डिफाइन किया गया है कि ये भाई ये कर रखे जाएंगे, ये कर के तहत कर के दायरे में रखे जाएंगे उत्पाद या नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आदर्श जीएसटी कानून जो है, उगाही की सिद्धांत, अंतर प्रांतीय जो व्यापार है इनके संदर्भ में कैसे इनका ट्रांजैक्शन होगा, वाणिज्य के दौरान जीएसटी, आपूर्ति स्थान, ठीक है, ये सब सिद्धांत इसमें आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है वो भी बताया गया कि भाई कितने तरह के जो कारोबारी होंगे, कितने पैसे तक के कमाने वाले कारोबारी होंगे जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे, वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है जीएसटी के तहत, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं, आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर जो कुछ राज्य हैं आपके जिन्हें विशेष प्रावधान के तहत शामिल किया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको विशेष प्रोविजन दिया गया है, यानी इनको टैक्स वगैरह में विशेष रियायतें दी गई हैं, और टैक्स वगैरह का जो रेवेन्यू वगैरह होगा उन्हें भी उनमें इनकी हिस्सेदारी विशेष रूप से की गई है। मैं आपको फिर से बता दूं, जीएसटी के जरिए जो कलेक्शन हो रहा है, जीएसटी के कलेक्शन में ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों को बराबर हिस्सेदारी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबकी अलग अलग हिस्सेदारी है, किसी राज्य को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ठीक है। और ये कुछ विशेष प्रावधान वाले राज्य हैं, इनको विशेष सहायता भी प्रदान की गई है, ठीक है, जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब देखिए काउंसिल के अन्य क्या क्या कार्य होंगे, बात वहीं घुमा फिरा कर है। देखिए यहाँ पे बताया गया काउंसिल ही अनुशंसा करेगा कि किस तारीख से कच्चे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो होता है, हाई स्पीड डीजल है, पेट्रोल है, मोटर स्प्रिट है, प्राकृतिक गैस है, उड्डयन वाला डीजल है, ठीक है, इन पर जीएसटी कब से लगाया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। अब देखिए आपको एक बात बड़ी जानकर हैरानी होगी, जो एल्कोहल है, यानी जैसे हम अभी आजकल बड़ी आम भाषा में जैसे मदिरा कहते हैं, ठीक है, मदिरा जैसे पी के लोग झूमने लगते हैं, आपने सुना होगा, खैर मैंने तो कभी यूज नहीं किया है, तो मदिरा जैसे बोलते हैं, वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वो ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे की कहानी है। कहानी ये है कि भाई अब राज्यों ने कहा कि भाई सब चीज़ें तो आप अपने अंडर में ले रहे हैं, कुछ तो हमारे अंडर में छोड़ दीजिए जिससे हम कमाई कर सकें, ठीक है। तो इसलिए जो मदिरा जो है, शराब जो है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। अगर जीएसटी के दायरे में आ जाती तो यकीन मानिए आप हर राज्य में इसके अलग अलग प्राइस देख रहे होंगे, कहीं पे बहुत महंगी मिल रही है, कॉस्टली मिल रही है, कहीं पे मात्र 20 या 25 रुपये का मिल जा रहा है, ठीक है, कहीं पे मिल रहा है 100 रुपये का मिल रहा है। तो जो प्राइस हाइक वाला डिफरेंस देख रहे हैं वो यही है, राज्य अपनी मर्जी से कर वसूल सकते हैं। इसके संदर्भ में राज्यों को बाध्य नहीं किया गया है कि भाई आपको जो मदिरा की बोतल है, एल्कोहल है, अपने इतना रेट में बेचना है, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, ये टैक्स यानी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया है कि केंद्र राज्यों के बीच, ये सब वही बताया गया, कुछ इसमें नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर एक बात कही है, काउंसिल जो है 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारणों से राज्यों की क्षति हुई है इसकी पूर्ति करने के लिए अनुशंसा करेगा। यानी मान लीजिए किसी राज्य के व्यापार में, किसी राज्य में मान लो उगाही ज़्यादा हो रही थी, अब वहाँ जीएसटी के लाने की वजह से उगाही कम हो पा रही है, तो वो क्षतिपूर्ति कौन भरेगा? जीएसटी काउंसिल इसके लिए अनुशंसा करेगा केंद्र सरकार से कि भाई फलाने राज्य के लिए की इतनी क्षतिपूर्ति हुई है, क्षतिपूर्ति को आप पूरा कीजिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ जीएसटी के बारे में बातें कही गई हैं। बहरहाल आप जीएसटी के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, पढ़ चुके हैं, आर्टिकल जहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है जीएसटी जो है वो आपका इस चैप्टर से बेटर आप जो आपके पास पत्रिका वगैरह आती है वहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं वो लोग। यहाँ पर इसमें डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पर डिफाइन केवल आर्टिकल डिफाइन कर दिया है, वहाँ पर पूरा वो डिफाइन वो करेंगे। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जोड़ के डिफाइन करेंगे। और चूंकि जीएसटी वाला जो सवाल है, जीएसटी पर जो सवाल है, ठीक है, वो प्रीलिम्स में तो केवल 279A, ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसमें कितने लोग कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो यानी कितने कैंडिडेट हैं, कौन कौन से, यानी कि अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, राज्यों का कितना होगा, ऐसे करके पूछा जाएगा। लेकिन जब आप मेंस एग्जाम में जाएंगे, मेंस एग्जाम में इसके ऊपर पूरा ऐसे भी लिखने को आ सकता है कि वर्तमान में जीएसटी किस तरह से लाभकारी है, किस तरह से अपनी रोल निभा रहा है, किस तरह से केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत कर रहा है, करों का बंटवारा कैसे कर रहा है। तो वहाँ पर इस पर आपको पूरा निबंध लिखना पड़ेगा। और जब आप निबंध लिखेंगे तो निबंध के लिए ये जो आप सामने किताब है लक्ष्मी गांधी, ये अपूर्ण है, पूरी नहीं है, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। आप ये सब चीज़ें जो है समय के समय आप अपने खुद नोट डाउन कर लिया कीजिए। करंट से रिलेटेड इश्यू जो होते हैं पत्रिकाओं में जो आते हैं, विभिन्न पत्रिकाएं मैंने आपको बताई थी करंट वाली, वहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल आते रहते हैं, उन्हें पढ़ते रहा करिए। ठीक है, क्योंकि जो बाद बाकी किताब है वहाँ पर जीएसटी को इतना डिफाइन नहीं करें, जीएसटी को रियल लाइफ से जोड़ के नहीं दिखाएंगे, वहाँ पर जोड़ के दिखाएंगे वो लोग कि भाई वर्तमान जीएसटी की दरें कितनी कर दी हैं, कितनी घटा दी हैं, कितनी बढ़ा दी हैं। अब चूंकि मैं यहाँ पर दरों वाला आंकड़ा क्यों नहीं दे रहा हूँ, दरों वाला आंकड़ा मैं भी दे सकता था कि कितने परसेंट की न्यूनतम दरें 18% रखी गई हैं, फलाने पर कितने परसेंट रखी गई हैं, कौन कौन से जीएसटी से बाहर हैं, कौन कौन से अंदर हैं, वो मैं यहाँ पे इसलिए मैंने डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये वीडियो जो है स्टैटिक पोर्शन का वीडियो है। स्टैटिक का मतलब आप जानते होंगे कि जो राज्य व्यवस्था है ये हाल चेंज नहीं होती है, इसमें चेंज होने में कुछ टाइम लगता है, राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन। जबकि डायनामिक में क्या आता है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आता है। करंट में क्या है कि आज कुछ अलग नीतियाँ हैं, कल कुछ अलग नीतियाँ होंगी, ठीक है, वो करंट वाला पोर्शन होता है। मान लीजिए मैं आज की नीतियों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ा दूँ, अब वो 1 साल बाद यानी 6 महीने बाद हो सकता है, मेरी वीडियो बनाने के 6 महीने बाद वो नीतियाँ चेंज हो जाएं, फिर आप मुझे गाली दोगे, ये कहोगे सर आपने गलत पढ़ाया मुझे। इसलिए मैंने वो बताया नहीं है, डिफाइन नहीं किया है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट इसके दायरे से जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगाया गया है, वो सब चीज़ें मैंने बताई नहीं है। उनके लिए मैंने आपको बस एक ही एडवाइस दी है, आप लोग करंट वाली जो आर्टिकल्स आते हैं, दृष्टि मैगजीन्स हुई, क्रॉनिकल्स हुई, बहुत सारी मैगजीन्स हैं आपकी, ठीक है, तो वहाँ से जो जीएसटी संबंधित आर्टिकल आते हैं समय समय पर सरकार संशोधन करती है। ऐसे भी संशोधन किया था चुनाव से पहले, जीएसटी की दरें घटा दी गई थी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ से लिख लिया कीजिए, कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी गई, वो वहाँ से आप देख लीजिए। क्योंकि ये केंद्र के ऊपर निर्भर करता है, जीएसटी काउंसिल के ऊपर निर्भर करता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बताना उचित नहीं है। क्योंकि मान लीजिए जीएसटी काउंसिल ने वो चीज़ें फिर से बाहर कर दी या दरें बढ़ा दी, तो आप गालियाँ मुझे दोगे, कहोगे सर आपने गलत पढ़ाया। लेकिन मैंने गलत नहीं पढ़ाया, मैंने तो यहाँ स्टैटिक पोर्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाया। डायनामिक के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो आप करंट वाले पोर्शन से यहाँ पर तैयार कर लेना आप, ठीक है। और ये वाला जो है सब मैंने बता भी दिया, किस तरह से जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा वो भी मैंने बता दिया। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।